हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, अध्याय 5 जैव प्रक्रम। और इसमें हम पढ़ रहे हैं वहन, और हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था मानव में परिवहन। तो मानव में परिवहन कैसे होता है, इसके लिए हमारे पास होता है एक पंप, जिसके बारे में हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जो कि है हार्ट। हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने जाना और देखा कि कैसे ब्लड पूरी बॉडी में, कैसे ब्लड लंग्स से कलेक्ट करके पूरी बॉडी तक पहुंचाया जा रहा है और बॉडी से कलेक्ट करके वापस हार्ट में और उसके बाद लंग्स में वापस लाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। इससे आगे जानते हैं नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं। तो जो ये नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं, तो जो ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा है, इसमें हेल्प करती हैं कुछ वाहिकाएं, यानी कि ब्लड वेसल्स। तो आइए इनको समझते हैं। ब्लड वेसल्स ये होती हैं 3 टाइप्स की। सबसे पहले धमनी, यानी कि आर्टरीज। सेकेंड शिराएं, यानी कि वेन्स। फिर केशिकाएं, यानी कि कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स यानी कि जो आर्टरीज हैं, सबसे पहले हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती हैं। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं। तो कौन सा ब्लड लेके जाएंगी? बॉडी के सेल्स को कौन से ब्लड की जरूरत है? ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाने का काम कर रही है आर्टरीज, धमनियां। अब ये जो आर्टरीज हैं, यानी कि जो धमनियां हैं, इनकी वॉल होती है थिक, क्योंकि हाई प्रेशर से ब्लड को लेकर जाया जाता है। उसके बाद शिराएं, ये क्या कर रही हैं? हार्ट तक, बॉडी से हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट तक लेकर आने का कौन काम कर रहा है? वेन्स, यानी कि शिराएं। इनकी जो वॉल है वो होती है थिन। अब जो कैपिलरीज हैं, हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा कि जो आर्टरीज हैं, यही आगे जाकर डिवाइड हो जाती हैं पतली पतली लाइंस, छोटी छोटी सी कैपिलरीज, यानी कि बहुत ही पतली वाहिकाओं में। हाँ, बहुत ही छोटी पतली वाहिकाओं में जो आर्टरीज हैं, ये डिवाइड हो जाती हैं और वहाँ हर एक सेल तक जो ऑक्सीजन और फूड पहुँचाया जा रहा है, वो कैपिलरीज से ही पहुँचाया जा रहा होता है। अब कैपिलरीज वापस कार्बन डाइऑक्साइड हर एक सेल से कलेक्ट कर लेती हैं और पहुँचाती हैं और बन जाती हैं वेन्स। अब वेन्स वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से कैरी करके ब्लड तक पहुंचाती हैं और ब्लड से वापस जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में। तो ये तीनों वेसल्स मिल करके ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कर पा रही होती हैं। अब एक बार यहाँ पे रीडिंग ले लेते हैं। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है। तो हमने यहाँ लिखा है कि जो धमनियां हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और इनकी जो वॉल है, यानी कि जो इनकी भित्ति है, वो मोटी होती है, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। तो ये हाई प्रेशर वाला जो ब्लड है, कैसा होता है? ये ब्लड हाई प्रेशर के साथ होता है। तो इसलिए वॉल कैसी होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड का जो प्रेशर है वो हाई है, तो वॉल्स कैसी हों? थिक हों। अब शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। अब शिराओं का क्या काम है? वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर आना। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई प्रेशर लग नहीं रहा है। स्लोली स्लोली, आराम आराम से ब्लड बह करके हार्ट तक वापस आ जा रहा है। तो कोई प्रेशर नहीं है उस ब्लड में बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से मोटी भित्ति की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रुधिर में दाब होता है
तो उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में कैरी हो रहा है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वेन्स के थ्रू, तो वहां पर जरूरत पड़ती है वॉल्व्स की। क्योंकि देखिए जो आर्टरीज है ना, वहां तो हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर है मतलब प्रेशर के साथ ब्लड आगे चला गया, तो वॉल्व्स की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि प्रेशर है। लेकिन इस केस में जो वेन्स हैं, जब बॉडी से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू हार्ट में जा रहा है, तो वहां पर तो कोई पंप नहीं लगा है, तब वहां पर जरूरत पड़ती है वॉल्व्स की, ताकि ये ब्लड वापस बॉडी सेल्स में ना पहुंच जाए। तो वॉल्व्स की जरूरत कहां पड़ती है? वेन्स में, बल्कि आर्टरीज में वॉल्व्स की जरूरत नहीं होती है। एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वॉल्व होते हैं वेन्स में। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। अब जो धमनियां हैं वो, यहां पर हमने बात की कि वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। जो आर्टरीज हैं वो छोटी छोटी कैपिलरीज, केशिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं। सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके इसलिए ये इतनी पतली होती हैं। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है, यानी कि एक कोशिकीय मोटी, एक कोशिका जितनी मोटी होती है, बहुत ही पतली होती है, और रुधिर एवं आसपास की केशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। केशिकाएं तब आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं। तो ब्लड को जो अंग हैं, जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, उससे दूर वापस हार्ट में ले जाने का काम कौन कर रही हैं? शिराएं, यानी कि वेन्स। तो ब्लड जो है वो कैसे सर्कुलेट हो रहा होता है? वो इन वेसल्स, ब्लड वेसल्स की वजह से सर्कुलेट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्लेटलेट्स तथा अनुरक्षण। तो ब्लड जो है, हमने सीखा अभी तक कि जो ब्लड है, मान लीजिए ये ब्लड है, ये मैट्रिक्स यानी कि लिक्विड जो फ्लूइड है वो, और इसमें घुली हुई हैं कुछ सेल्स, जिसमें कि आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी है, और साथ ही साथ है प्लेटलेट्स। अब आरबीसी जो है ये हीमोग्लोबिन कंटेन करती है। हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन से बना हुआ है। आयरन मतलब कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हो जाता है एनीमिया। अब इस एनीमिया डिजीज की वजह से आदमी को बहुत ज्यादा थकान रहती है, क्योंकि एनर्जी प्रॉपर नहीं बन पा रही होती ऑक्सीजन की कमी के कारण। अब जो डब्ल्यूबीसी हैं ये ऐसी सेल्स हैं जो कि हमें इम्यूनिटी देती हैं, यानी कि हमें रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता इन्हीं सेल्स की वजह से मिलती है। प्लेटलेट्स जो हैं इनका काम है, ये ऐसी सेल्स हैं, इनका काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग करना, यानी कि ब्लड के क्लॉट्स बनाती हैं। क्लॉटिंग की जरूरत कहाँ पर पड़ती है? क्या जरूरत है ब्लड को क्लॉट की? देख लेते हैं। नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा, उस स्थिति पर विचार कीजिए। यानी कि कभी अगर हम घायल हो जाएं और रक्तस्राव होने लगे, कभी चोट वोट लग जाए और ब्लड बहने लग जाए, तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। तो यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें चोट लगी और हमारा ब्लड ऐसे बहने लग जाए, ये कम से कम होना चाहिए, ब्लड का लॉस नहीं होना चाहिए। अब अगर ब्लड बह रहा है बॉडी से, तो जो रक्तस्राव है उससे दाब में भी कमी आ जाएगी, यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसमें भी कमी आ जाएगी। जैसे ब्लड, ऐसे मानिए कि पाइप में कोई फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, बीच में से अगर कहीं छेक हो जाए तो जो पानी का जो फ्लो है वो तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो जरूरत है कि ब्लड प्रेशर प्रॉपर बना रहे, उसके लिए ऐसा कोई रक्तस्राव बीच में से ना हो जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी ना आए। ठीक है, इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं। तो ये जो काम है कि अगर कहीं चोट लग रही है और उससे ब्लड बाहर आ रहा है, तो इसको रोकने का काम जो करती हैं वो कौन है? वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? प्लेटलेट्स क्या करती हैं कि जब ब्लड कहीं चोट लगी हुई जगह से बाहर फ्लो करने लगता है, निकलने लगता है, तो उसी जगह पर थक्का क्लॉटिंग कर देती हैं। और क्लॉटिंग से क्या होता है कि ब्लड आगे फ्लो होने से रुक जाता है वहीं पर। तो ये काम कौन कर रही हैं? प्लेटलेट्स, जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं। अब ये पूरे शरीर में घूमती हैं, सर्कुलेट होती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं, जिससे कि ब्लड बाहर नहीं निकलता। आगे बढ़ते हैं। लसिका। लसिका यानी कि लिम्फ। अब लिम्फ जो है
ये एक तरह का लिक्विड होता है, ये प्लाज्मा की तरह ही होता है, कलरलेस। एक अन्य प्रकार का द्रव है ऐसा बताया जा रहा है जो वहन में भी सहायता करता है, ये सर्कुलेशन में हेल्प करता है। इसे लसिका या ऊतक तरल कहते हैं। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं। तो इसको समझ लेते हैं कि जैसे ब्लड है वो कैपिलरीज में फ्लो कर रहा है, लेकिन कैपिलरीज में जो कुछ पोर्स होते हैं उनमें से कुछ अमाउंट प्लाज्मा प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलने लगती हैं। कैपिलरीज में कुछ पोर्स हैं तो ये चीजें उसमें से कुछ बाहर निकलने लगती हैं, रिसने लगती हैं। उससे अंतरकोश के अवकाश जो बाहर कोशिकाओं के बाहर प्रेजेंट हैं, अंतरकोश के अवकाश में ये जमा होने लगती हैं, ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करने लगती हैं। तो वहां पर जहां ये एक्यूमुलेट हो रही हैं, जा जाके जमा हो रही हैं, तो वहां पर ये लिम्फ इकट्ठा होने लगता है। तो लिम्फ एक्चुअल में है क्या, ब्लड से ही बन रहा है। तो रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन यह क्या है, रंगहीन है, इसमें कोई रंग नहीं है, इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। ऑब्वियसली प्रोटीन तो है क्योंकि जो ब्लड है उसमें भी है, तो वहीं से ये आ रहा है, तो इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। तो जितना प्लाज्मा में हमारे ब्लड में है उतना नहीं है, लेकिन वहां से रिस के तो आ रहा है, तो कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है। लसिका अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका केशिकाओं में चला जाता है। अब यहां से अंतरकोश के जो अवकाश हैं वहां से ये लिम्फ जो है लसिका कोशिकाओं में चला जाता है, इकट्ठा होता रहता है और बड़ी लसिका वाहिका बनाता है, बड़ी लिम्फ नोड्स बना लेता है और अंत में बड़ी शिराएं में खुलती हैं। बचा हुआ तथा क्षुद्रांश द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। अब देखिए ये जो है ये फैट को कुछ मॉलिक्यूल्स जो है उसको कैरी करता है, साथ ही जो लिम्फ है वो हमारे लिए इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम आता है, साथ ही इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है और साथ ही ये अवशोषित वसा का वहन भी यही करता है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।